हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के समान अध्ययन वन लाइनर को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो तथा लॉग्स। बायो का अर्थ है जीवन तथा लॉग का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं हम लोग पढ़ेंगे जेरोंटोलॉजी, मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन। उसके बाद पढ़ेंगे पेडोलॉजी, मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिथोट्रिप्सी, गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाने का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है एग्रोइस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट है बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बायोनिक्स, इसमें जैविक जगत के गुण सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स, इसमें जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कान्कोलॉजी, मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, इसमें जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, कार्की इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पेनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फ्रेनोलॉजी, कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पीसीकल्चर, इसमें मत्स्य पालन किया जाता है। नेक्स्ट है मैल्कोलॉजी, इसमें मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसका नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरोलॉजी, इसमें रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है आंथियोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम लोग कोशिका यानी सेल। इसमें कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैल्सीपिकम नामक जीवाणु की होती है। इसके बाद सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, इसमें विशेषता है। फिर प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक। तो इसमें कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति हमारा नहीं से बड़ा पर
इस नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसमें विशेषता है प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है। इसमें कोशिका भित्ति जो है वो प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की होती है और यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहती है। उसके बाद देखेंगे अंतःद्रव्य जालिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है राइबोसोम। 70 यस प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में 80 यस प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखेंगे गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली। ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहते हैं यूकैरियोटिक में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहते हैं यूकैरियोटिक में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद देखेंगे डीएनए। यह एकल सूत्र होते हैं और ये द्विसूत्री होते हैं। उसके बाद देखेंगे कोशिका विभाजन। यह विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है और इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के मुख्य भाग। इसमें कोशिका के मुख्य भाग पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका एवं जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद है पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इसके बाद यह एक अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सी नंबर अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका कला से संबंध होती है। इसके बाद है इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं तथा प्रोटीन का संरचना करना है जो कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। इसके बाद है डी नंबर राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करती है। नेक्स्ट है यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद ई है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 1890 ईस्वी में अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया परंतु इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद है सर्वप्रथम सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट है यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गाल्जी काय। गाल्जी काय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। पौधे में इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिकी श्रावण। कोशिकी श्रावण के बारे में पढ़ेंगे। गाल्जी काय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं जिसमें जैव कलायों का रूपांतरण है, हार्मोन तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है, एक्रोसोम का निर्माण है। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण है। इसके बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ष 1955 में लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने की थी। इसके बाद है लाइसोसोम का मुख्य कार्य बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तारक काय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज एडुआर्ड वान बेंडेन ने 1883 ईस्वी में किया जबकि इसका नामकरण
टी वावेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। इसके बाद है तारकाय मात्र जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। लवक या प्लास्टिडर्स के बारे में पढ़ेंगे। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हरित लवक। हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। हरित लवक में पड़हरिम नामक हरे रंग का वड़क पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पादप एवं जंतुओं कोशिका में अंतर, यानी इधर पादप है और इधर जंतु कोशिका है, तो इन दोनों में अंतर देखना है। तो इसमें फर्स्ट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है किंतु शैवाल कवकों आदि में पाया जाता है और जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट है इसमें पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य में प्रायः एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है और इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है या तो छोटी होती है। इसमें कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक पट निर्मित होता है और इसमें कोशिका विभाजन में कोशिका कला के अंतर्वलन द्वारा दो भागों में बट जाती है। इसमें नेक्स्ट है हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यूं अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसके बाद है वड़िक लवक। वड़िक लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य कोई रंग जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। इसके बाद है यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अवड़िक लवक। अवड़िक लवक रंगहीन होता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। इसके बाद है अवड़ी लवक। अवड़ी लवक मुख्यतः भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की, जबकि वुमेन की खोज न्यूक्लियोस ने नाम दिया था। इसके बाद है केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा संरचना फैली होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। इसके बाद है क्रोमैटिन एवं न्यूक्लियोप्रोटीन है जो न्यूक्लिक अम्ल एवं क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक। आनुवंशिक के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुगति कहते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण है। इसके बाद है गेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पायसम सैटाइम का चुनाव किया। इसके बाद है कोशिकाओं में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थों का होता है। इसके बाद है डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में उन्होंने इसे न्यूक्लिक नाम दिया। इसके बाद है डीएनए अणुओं में पंचकार्बनिक शर्करा डीऑक्सीराइबोसोम होती है। डीएनए अणु में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन नामक नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। इसके बाद है मानव जाति में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद है 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुष में समान या समजात होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक जोड़ी 13वीं गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों के समान नहीं होते हैं जिन्हें हेटेरोसोम्स या एल्सोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग एवं प्रभावित अंग।
रोग है, इधर प्रभाव है और यहाँ पे वाहक। तो इस रोग में वर्धानता, लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। स्त्रियाँ यानी स्त्रियों में अगर ये है, लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो बच्चों में भी हो सकता है। इसके बाद है हीमोफीलिया, रक्त का थक्का न बनना। स्त्रियों में है तो बच्चों में भी हो सकता है। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम, यह बाझपन स्त्रियाँ यानी स्त्रियों में भी है तो बच्चों में भी हो सकता है। इसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नपुंसकता जो पुरुष में होता है यानी पुरुषों में रहेगा तो बच्चों में भी ये हो सकता है। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम, जो मंदबुद्धि, आँख टेढ़ी, जीभ मोटी, गैर अनुपातिक, बेडौल शारीरिक ढांचा है, यानी अगर ये स्त्रियों और पुरुष में दोनों में है तो ये बच्चों में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख जीव एवं उनके गर्भाधान काल की अवधि, यानी ये जंतु है और यहाँ पे है गर्भाधान काल लगभग दिन, यानी कौन से कितने दिन में गर्भ तक रहते हैं। तो मनुष्य 270 दिन और गाय का 280 और भैंस का 310 दिन, हाथी का 620 दिन और बकरी का 150 दिन गर्भ रहते हैं और भेड़ 150, सूअर 115 और कुत्ता का 61 और खरगोश का 31। उसके बाद है घोड़ा का 340, चूहा का 21 और शेर का 110 और नीली हवेल का 360। इसके बाद नेक्स्ट है पादप जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है पुष्पोद्भिद पौधे या फेनेरोगैम्स, इसको भी, और इधर है अपुष्पोद्भिद पौधों या क्रिप्टोगैम्स, यानी पुष्पोद्भिद पौधे या फेनेरोगैम्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है आवृत्ति पौधे एवं एंजाइम्सोस्पर्म और सेकेंड है अनावृत्ति पौधे एवं जिम्नोस्पर्म। इसमें आवृत्ति पौधे एवं एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है एक बीजी पत्री और दूसरा है द्विबीजी पत्री। उसके बाद है इधर अपुष्पोद्भिद पौधे एवं क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है थैलोफाइटा, सेकेंड है बायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है जीवाणु, सेकेंड है लाइकेन और थर्ड है कवक और 4 है शैवाल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है विभिन्न प्रकार के पादपों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसमें है थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान जनक माना जाता है। नेक्स्ट है पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, इसमें रोग है और इसमें तत्व है। तो चुकंदर का हार्ट रॉट ये बोरान की कमी के कारण होता है और सेब में आंतरिक काग ये बोरान की कमी के कारण होता है और नींबू में डाईबैक रोग तांबा की कमी के कारण होता है। पत्ता गोभी में व्हीट प्लेट रोग ये माल्डीनेडम के नाम कमी से होता है और नींबू में लीफ रोग ये जस्ता यानी जिंक के कारण होता है। और नेक्स्ट है धान में खैरा रोग जस्ता के कारण और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान के कारण और धान व लेग्यूमिनस पौधे में पुनः ग्रहण रोग तांबा के कारण होता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सीक्यू अनावृत्ति बीज है। नेक्स्ट है सबसे छोटा आकार में आवृत्ति पौधा तो वुल्फिया ग्लोबोसा है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीज तो लोडोसिया है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पुष्प तो रेफ्लेसिया ओर्नोलाइड है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड तो साइकस है। सबसे छोटा बीज आर्कटिक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे कम गुणसूत्र वाला आवृत्ति पादप तो हैप्लोपेपस ग्रेलिसिस है जो 2n = 4। नेक्स्ट है
सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला आवृत्ति पौधा ओफियोग्लोसोम है। 2 जेंड बराबर 1266। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बायोफाइटा, तो सबसे बड़ा बायोफाइटा डायसोनिया है। इसके बाद नेक्स्ट है विषाणु। विषाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विषाणु अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि हो सकता है। नेक्स्ट है इसकी खोज 1892 ईस्वी में इक्वानोक्सी द्वारा की गई थी। इसके बाद पढ़ेंगे कवक के बारे में। तो फफूंद अथवा कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक प्रायः सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल रहित, संकेंद्रीय, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। नेक्स्ट है रोग, और इधर है कवक। कौन सा रोग किस कवक के कारण होता है? तो आलू की पछेती अंगमारी रोग पाइथोफैक्टोरो इन्फेक्ट्रांस के कारण होता है। आलू का वार्ट रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के कारण होता है। आलू की अगेती अंगमारी रोग अल्टनेरिया सोलेनाई के कारण कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है क्रूसीफेरी में श्वेत गैरिक रोग एल्बुको कैंडिका कारक के कारण होता है। गेहूं का स्थल कंड ये यूस्टिलैंगो न्यूडाट्रिटिसियाई के कारण होता है। गन्ने का रेड राट कोलीटोट्राइकम फलकेटम कारक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पैर्सोनेटा कारक के कारण होता है। अरहर की मलान फ्यूजेरियम उंडमंग के कारण होता है। जौ का स्थल कंड या निरावृत स्टम यूस्टिलैंगा न्यूडा कारक के कारण होता है। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन शैवाल तथा कवक के साहचर्य से निर्मित जीव समूह है। लाइकेन में लैंगिक जनन केवल इनकी कवकीय घटक द्वारा होता है। इसके बाद है नेक्स्ट जीवाणु। जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाणु सबसे सरल, अतिसूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव है। 1683 ईस्वी में सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने इसकी खोज की थी, जिन्हें जीवाणु का विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु नाम 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम एरनबर्ग ने दिया। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच ने कालरा तथा क्षय रोग के जीवाणुओं को खोज की। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके, पश्चुराइजेशन तथा किण्वन की खोज की। नेक्स्ट है जीवाणु और रोग, यानी स्क्यूडोमोनास सोलेनेसेरम आलू की सैथिल रोग के कारण होता है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस क्राउन गाल रोग के कारण, और जैंथोमोनास कैप्टिस्ट्रिस बंद गोभी का काला गलन। नेक्स्ट है अनावृति पौधे। अनावृति पौधे के बारे में पढ़ेंगे। ये वास्तव में टेरिडोफाइट्स तथा आवृत्ति बीजी पौधे के बीज का समूह है। इस समूह में वे पौधे आते हैं जिन्हें बीज तो बनते हैं परंतु नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें अंडाशय का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। संसार का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया संपरवाइरेंस इसी समूह से संबंधित है। इसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें प्रायः जड़, तना, पत्ती, फल, फूल होते हैं। बीज पूर्णतः विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। पुष्प की उपस्थिति तथा द्विनिषेचन इन पौधों का अद्वितीय लक्षण है।
इन पौधों के बीज में बीज पत्र होते हैं, जिसके आधार पर इस समूह को 2 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें फर्स्ट है एक बीजी पौधा। एक बीज पत्री पौधा पुष्पोद्भव पौधों का वह समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजापत्र होता है। नेक्स्ट है द्विबीजी पौधा। इनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। इधर है नेक्स्ट देखेंगे कौन से पौधे किस कुल से संबंधित। इसमें ब्रैसिकेसिया क्रूसिफेरी कुल से संबंधित पौधे सरसों, मूली, शलजम है। और मालवेसी कुल से संबंधित पौधे भिंडी, गुड़हल, कपास, पटसन है। और लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित पौधे शीशम, बबूल, कत्था, अशोक, गुलमोहर, कचनार, छुई मुई, सिकाकाई, मेथी, सनई, इमली तथा सभी दलहन फसल संबंधित है। और एस्टेरेसिया कंपोजिट कुल से संबंधित पौधे सूरजमुखी, भृंगराज, गुलदाउदी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया, कुश आदि संबंधित है। नेक्स्ट है कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित पौधे कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, चिचिड़ा, परवल, करेला, ककड़ी, तुरई आदि संबंधित है। नेक्स्ट है रोजेसी कुल से संबंधित पौधे सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी हैं। नेक्स्ट है रूटेसी कुल से संबंधित पौधे नींबू, संतरा, मौसम्मी, बेल। और सोलेनेसी कुल से संबंधित पौधे धतूरा, आलू, बैगन, रसभरी, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, रात की रानी, अश्वगंधा, एट्रोपा, बेल्डाडोना। नेक्स्ट है आर्किडेसी कुल से संबंधित पौधे हैं आर्किड, हेबिनेरिया, वैंडा। नेक्स्ट है लिलिएसी कुल से संबंधित पौधे लहसुन, प्याज, एलोवेरा हैं। नेक्स्ट है एरिकेसिया पाल्मी कुल से संबंधित पौधे सुपारी, नारियल, खरबूज, ताड़ हैं। और नेक्स्ट है पोएसिया ग्रैमीनी कुल से संबंधित पौधे गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस आदि हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तनों का रूपांतरण। इसमें पढ़ेंगे हम लोग तनों के रूपांतरण के बारे में। प्रकंद जो होते हैं हल्दी, अदरक उदाहरण में है भूमिगत तने। इधर है उदाहरण कंद जो है आलू, और घन कंद है बंडा, और सल्क कंद है प्याज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप हार्मोन का फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन वृद्धिवर्धक होते हैं, जबकि एबिसिसिक एसिड तथा एथिलीन वृद्धिरोधक होते हैं। इसका पढ़े पर्यावरण। पर्यावरण में पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसके बाद है सर्वप्रथम एजी टांसले नामक वैज्ञानिक द्वारा पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है उत्पाद, सेकेंड है उपभोक्ता और थर्ड है अपघटक। जिसमें हम लोग उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता मुख्यतः उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड है द्वितीयक उपभोक्ता एवं थर्ड है तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में।
तो इसमें इसके अंतर्गत वे शाकाहारी जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश आदि। इसके बाद नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतु अथवा प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी, भेड़िया आदि। इसके बाद नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे सांप, शेर, चीता आदि। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अपघटक। अपघटक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वे निम्न श्रेणी के जीव आते हैं जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर सड़ा देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। नेक्स्ट है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार कहलाता है। नेक्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा होता है। नेक्स्ट है प्रायः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पाचन में सहायक प्रमुख अंग, जिसमें आमाशय में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रसिका से होकर भोजन ज्यों ही आमाशय में पहुंचता है, आमाशय से पाइलोरिक भाग की ओर क्रमानुकुंचन प्रारंभ हो जाता है। जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। रेनिन दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है छोटी आंत में पाचन। आमाशय से आने वाले कायम अथवा तरल भोज्य पदार्थ का पाचन छोटी आंत में होता है। आंतरिक रस होता है तथा एक स्वस्थ मानव में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यकृत। यकृत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। इसके बाद है यकृत में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है। यकृत पित्त का संश्लेषण करती है। इसके बाद है अग्न्याशय। अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यह अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके बाद है नेक्स्ट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन ग्लूकोज के ग्लाइकोजेन निर्माण के क्रिया पर नियंत्रण करता है। इसके बाद इंसुलिन की कमी मधुमेह नामक रोग से होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 4 भाग आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हृदय, धमनियाँ, शिराएँ तथा रुधिर। इसके बाद है मानव हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। इसके अगले भाग में एक दायां अलिंद एवं एक बायां अलिंद होता है। इसके बाद है जबकि पिछले भाग में दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलिन कपाट होता है।
हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 तथा डायस्टोलिक 80 होता है। इसका हम लोग पढ़ेंगे इसका चिकित्सा उपकरण एवं प्रयोग। तो स्टेथोस्कोप हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद है पेसमेकर, यह हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर, यह रक्तदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके बाद है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यह पूरे शरीर के किसी असामान्यता या विकृति का स्कैन पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह हृदय संबंधित असामान्यताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए होता है। इसके बाद है ऑटो एनालाइजर, यह ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है एमआरआई, यह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है शीरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त से ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ को शीरा कहते हैं। पल्मोनरी शीरा फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है जो शुद्ध होता है। इसके बाद है धमनी के बारे में पढ़ेंगे। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ को धमनी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है पल्मोनरी धमनी, दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियाँ या वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी कहते हैं। उसके बाद है कोरोनरी धमनी में किन्हीं कारणों से रुकावट हो जाने पर हृदयाघात होता है। इसके बाद है रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रुधिर एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होती है। कुल कणिकाओं का 99% भाग आरबीसी होती है। हीम वड़क के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। इसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। इनका प्रमुख कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स है। इसके बाद है रुधिर प्लेलेट्स का प्रमुख योगदान रुधिर का थक्का बनाने में होता है। रुधिर प्लेलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। इसके बाद प्लाज्मा की कुल मात्रा रुधिर का 55% होती है। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रुधिर होता है। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय या शरीर का रुधिर बैक प्लीहा या तिल्ली में होता है। इसके बाद है शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। प्लीहा को मृत रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था।
एंटीजन दो प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है एंटीजन ए एवं सेकेंड है एंटीजन बी। नेक्स्ट है रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही तथा रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रहीसस बंदर के रक्त में आरएच फैक्टर की खोज की गई। नेक्स्ट है ब्रिक। ब्रिक गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीच के आकृति के होते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। इसके बाद है ब्रिक नलिकाएं। नेफ्रॉन्स ब्रिकों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मूत्र में समानतः 95% या 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रिएटिनिन, यूरिया अम्ल आदि होते हैं। मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। प्रायः वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियम अर्थात खोपड़ी में हड्डियों के बने कपाल गुहा में सुरक्षित बंद रहता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। सेरिब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा तथा पांस वेरोलाई पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद पढ़ेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। यह बुद्धि, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, विद्वता, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होता है। यह ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय केंद्र होता है। इसके बाद है थैलेमस। यह ताप, पीड़ा, स्पर्म आदि का बोध कराता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। इसका प्रमुख कार्य अंतःस्राविक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करना है। यह भूखे, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट है सेरिबेलस बेलम। यह पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। सेरिब्रम के बाद यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा का मुख्य कार्य हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, श्वसन दर, भोजन निर्गण, वमन, खांसने, छींकने, हिचकी, स्वाद, लार के स्वाद, श्रवणों संतुलन, जीव की गतियों आदि का नियंत्रण करना है। इसके बाद है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। नेक्स्ट है मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। इसके बाद है कंकाल तंत्र। वयस्क मनुष्य का अंतःकंकाल 206 हड्डियों का बना होता है। इसमें नोट है शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। यह हमारे वक्षीय कटहरे का पार्श्व भाग बनाती है। इसके बाद है अंतःस्रावी तंत्र। इसमें फर्स्ट है बहिस्राविक ग्रंथि। इनसे स्रावित पदार्थ जिनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथीलियमी स्तर के सतह पर मुक्त होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। इसका नेक्स्ट है
अंतःस्रावी ग्रंथि, इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन्स उत्तक द्रव्यों में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचित होते हैं। जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। इसके ग्रंथियाँ, इनमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती हैं। जैसे अग्न्याशय। नेक्स्ट है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोन। जैसे पीयूष ग्रंथि, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में हाइपोफाइसियल गड्ढे अर्थात सेला टर्सिका में सुरक्षित स्थित होती है। इसके बाद इसके द्वारा कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है अटूट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वासनाल के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। इसके टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन एवं ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन का स्राव होता है। इसके बाद है थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। इसमें फर्स्ट है मिक्सीडीमा। यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्राव से होता है। इससे उपापचयी दर अर्थात BMR बहुत कम हो जाता है, अतः समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद है जड़ मानवता। यह रोग भ्रूण में या शिशु अवस्था में थायराइड के अल्प स्राव के कारण होता है। इसमें बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे बौने हो रह जाते हैं। इसके बाद है सामान्य घेघा या गंड। इसमें थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को घेघा रोग कहते हैं। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद है हाशिमोटो रोग। यह रोग वृद्धावस्था में चोट, संक्रमण, शल्य चिकित्सा आदि के कारण थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक अल्पस्राव या क्षतिग्रस्त होने से होता है। इसके बाद है पैराअटूट ग्रंथि। इसमें यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। यह भ्रूण के एंडोडर्म में व्युत्पन्न ग्रंथि है। इसके बाद है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि मुख्यतः दो भागों में बटी होती है, जिसमें फर्स्ट है बाहरी भाग अर्थात कार्डेक्स और सेकेंड है आंतरिक भाग अर्थात मेड्यूला। इसमें एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर के संकटा अवस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं। एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसमें डी है जनन ग्रंथि। इसमें 1 है अंडाशय। इसमें निम्नलिखित हार्मोन का स्राव होता है, जिसमें ए है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन के बारे में पढ़ेंगे। इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। इसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन। यह गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके बाद है वृषण। वृषणों की लेडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन अथवा एंड्रोजेंस का स्राव होता है। प्रमुख एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 10 पोषक तत्व, जिसमें ए है विटामिन। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं।
अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी दो श्रेणियां हैं, जिसमें फर्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी तथा सेकेंड है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के है। इसके बाद है नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से रोग रेटिना, इसमें रतौंधी, जीरोपैथलमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। इसके स्रोत हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर आदि। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन बी1 यानी थायमिन, इसकी कमी से बेरी वृद्धि रुक जाना। इसमें स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन बी2, ये किलोसिस के कमी के कारण होता है, जिसमें पनीर, अंडे, इष्ट, मांस, हरी पत्तियां इसका स्रोत हैं। उसके बाद है विटामिन बी3, ये पेलाग्रा यानी इष्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी5, इससे चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जिसे विटामिन बी कहते हैं, बी5 कहते हैं। इसके स्रोत हैं अंडे, दूध, मांस, मूंगफली इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन बी6, इसमें रक्त छिड़का, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। इसके स्रोत हैं दूध, इष्ट, अनाज, मांस आदि। नेक्स्ट है विटामिन बी7, चर्म रोग, बालों का झड़ना। इसके स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। नेक्स्ट है विटामिन बी9, रक्त क्षीणता, कुठित वृद्धि। इसके स्रोत क्या हैं तो हरी सब्जियां, फलियां, इष्ट, मांस, अंडे आदि। नेक्स्ट है विटामिन बी12, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। इसके स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु आदि। नेक्स्ट है विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। इसके स्रोत हैं नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जियां आदि। नेक्स्ट है विटामिन डी के कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलासिया। इसके स्रोत हैं मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषण। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। इसके स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी से चोट पर रक्त, थक्का न जमना। इसके स्रोत है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया आदि। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसके कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें वसा के बारे में पढ़ेंगे। असंतृप्त वसा वनस्पति और मछली से प्राप्त होती है। संतृप्त वसा ताड़ और नारियल से प्राप्त होता है। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, क्रोमैटिन धागे का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण एवं नियंत्रण करता है, आनुवंशिक गुणों का
पीढ़ी दर पीढ़ी संवहन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है जल। हमारे शरीर के भाग का लगभग 60 से 70% भाग जल है। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग, यानी रोग है टीटनस। क्लास्ट्रीडियम टीटनी वाहक जीवाणु हैं जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित अंग पर होते हैं। इसके बाद है टाइफाइड या साल्मोनेला टाइफी है जो आंत में होती है। इसके बाद है हैजा ब्रीविया कालेरी, यह आंत में होता है। इसके बाद है निमोनिया या डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, यह फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट है क्षय रोग जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फेफड़ा हड्डी आदि में होता है। इसके बाद है प्लेग या यर्सीनिया पेस्टी या पास्चुरेला पेस्टी, यह फेफड़ा दोनों पैरों के बीच होता है। इसके बाद है गोनोरिया या नाइसेरिया गोनोरिया मूत्र मार्ग में होता है। उसके बाद है यह डिप्थीरिया या कोरोनी बैक्टीरियम थिप्थीरिया श्वास नली पर प्रभावित अंग पर होता है। इसके बाद है काली खांसी या पोर्टेला पिर्ट्यूसिस या श्वसन तंत्र, यह है कोढ़ जो है माइकोबैक्टीरियम लेपी या तंत्रिका तंत्र त्वचा पर प्रभावित होता है। इसके बाद है सिफिलिस है ट्रैम्पोनेमा पोलेडियम जो जननांग पर प्रभावित होता है। इसके बाद है विषाणु के यानी जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है एड्स के वाहक विषाणु HIV जो प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभावित अंग पर होता है। नेक्स्ट है पोलिया जो पोलिया विषाणु या गला रीढ़ व तंत्रिका तंत्र। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा या मिक्सो विषाणु श्वसन मार्ग पर प्रभावित अंग पर होता है। उसके बाद है चेचक या वेरियोला विषाणु जो संपूर्ण शरीर त्वचा में हो सकता है। इसके बाद है निकेन पॉक्स या वेरिसेला विषाणु संपूर्ण शरीर यानी त्वचा में। इसके बाद है खसरा जो पैरामिक्सो विषाणु संपूर्ण शरीर त्वचा। नेक्स्ट है रेबीज जो रैबिडो विषाणु या तंत्रिका तंत्र, यह हर्पीज विषाणु त्वचा। हेपेटाइटिस बी विषाणु यकृत। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा आँखों की बीमारी है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग जो है वह प्लाज्मोडियम जो प्रभावित अंग है इसका RBC और प्लीहा। नेक्स्ट है पायरिया रोग एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये मसूड़ों पर प्रभावित अंग पे है। इसके बाद निद्रा रोग जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस जो मस्तिष्क है। नेक्स्ट है अमीबियासिस पेचिस यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आंत पर प्रभावित अंग है। नेक्स्ट है काला अजार या लिस्मेनिया डोनोवानी या अस्थिमज्जा प्रभावित अंग पे हो सकता है। नेक्स्ट है डायरिया जो गियार्डिया इंटरस्टेनालिस या छोटी आंत पर प्रभावित अंग। नेक्स्ट है पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मामोडियम की खोज लेवरन ने किया। मलेरिया की वाहक मादा एन्फाफिलीज मच्छर होती हैं। नेक्स्ट है फफूंद जनित रोग, इसमें जो दामा रोग है वो एस्परजिलस फ्यूमेगटस फफूंद के कारण होता है। और ये है एथलीट फुट, ये टीनिया पेडिस व ट्राइकोफाइटोन फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट है गंजापन जो टीनिया कैप्टिसी फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट है दाद जो ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोर्म के कारण होता है। नेक्स्ट है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग
प्लीहा है। इसके बाद है मलेरिया के उपचार हेतु क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी एक रोग है जिसे हड्डियां जीर्ण हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सैल्मोनेला, बेसिलाई नामक जीवाणु से भोजन विषाक्तता होती है। इटाई रोग कैडमियम के विषाक्तन से होता है। इसके बाद है फेनिलकीटोन्यूरिया, एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। इसके बाद है फेनिलकीटोन्यूरिया में मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है BCG का टीका तपेदिक से बचाव हेतु लगाया जाता है। इसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रोजन की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। नेक्स्ट है पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारियां हो जाती हैं। दिल का दौरा पड़ने से पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ट्यूमर संसूचित करने में आर्सेनिक 74, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 तथा गोल्ड 198, थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में आयोडीन 131 तथा जीवों, पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मूत्र में एल्बुमिन की अधिक उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से ब्रेक के फेल हो जाने की आशंका होती है। इसके बाद है अन्य रोग, इसमें हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया में रोगियों में चोट पर काफ़ी समय तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया का प्रभाव महारानी विक्टोरिया से होने के कारण इसे शाही रोग भी कहते हैं। इसके बाद है हीमोफीलिया रोग का वहन स्त्रियां करती हैं, जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। इसके बाद है मिनीमाता। ये मिनीमाता एक तंत्रिका संबंधी रोग है। मिनीमाता रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। HIV एड्स रोग का कारण HIV वायरस है, जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। इसके बाद है एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके बाद है जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये है पालतू सुअर एवं जंगली चिड़िया जापानी एन्सेफेलाइटिस के विषाणु के पोषक होते हैं। इस विषाणु का संक्रमण मनुष्य और जानवरों में क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। इसके बाद है पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होती है। पीलिया में बिलीरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। इसके बाद है चेचक वेरियोला वायरस द्वारा होता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसके बाद है बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है। बर्ड फ्लू H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। इसके बाद है अतः महत्वपूर्ण तथ्य, मनुष्य सामान्यतः दिन भर में लगभग 1.45 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। इसके बाद है एल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। एल्जाइमर में मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, क्योंकि वे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है।
इसके बाद है नेत्रदान में दाता की आँख का कार्निया नामक भाग उपयोग में लाया जाता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करने से होता है। मरुस्थलीय नेत्र में उगने वाली वनस्पतियों का जीरोफाइटा कहते हैं। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियों को हाइग्रोफाइटा कहते हैं। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइटा कहते हैं। सिनकोना पौधे की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। इसके बाद है खुरपका व मुंहपका रोग तथा काउपॉक्स मवेशियों में होने वाले विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग हैं। मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोग हैं। इसके बाद है पायन नामक प्रोटीन मैडकाऊ रोग का कारक है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है।